मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है प्रशासनिक संस्कृति। प्रशासनिक संस्कृति लोक प्रशासन के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर प्रशासनिक संस्कृति को अर्थ, इसके विशेषताएं समझने से पूर्व जो संस्कृति है उसका अर्थ समझ लेना बेहतर होगा, क्योंकि जो प्रशासनिक संस्कृति है वह सामान्य संस्कृति का ही एक अंग होती है, एक भाग होती है। इसलिए इसमें जो उस समाज की संस्कृति है उसकी भी झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो अगर हम संस्कृति का अर्थ लें कि संस्कृति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, या कैसे किस प्रकार से इसका अर्थ लिया जाता है, तो संस्कृति मनुष्यों के एक समूह विशेष से संबंधित जो उनकी रीति रिवाज होते हैं, अभिवृत्तियां होती हैं, जो मूल्य होते हैं, जो व्यवहार होता है, उन सब का एक ये अगर हम कहें कि समष्टि होती है। उसमें इन सभी को मिलकर इस संस्कृति के अर्थ के रूप में परिभाषित किया जाता है। और अगर इसे दूसरे शब्दों में हम लें तो एक व्यक्ति के द्वारा या मनुष्य के द्वारा जो समस्त अर्जित गुण है ये उनका निचोड़ है। अर्थात एक व्यक्ति जो समाज में रहकर जिन गुणों को अर्जित करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक जो भी और मूल्य हैं, रीति रिवाज है, जिनको वो अर्जित करता है, यह उन सभी का निचोड़ है। तो इस प्रकार से संस्कृति को या इसके अर्थ को लिया जाता है। संस्कृति एक व्यापक अवधारणा है जिसमें हम उस समाज की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और हम कहें सांस्कृतिक जो संस्कृति है उसको समाहित करती है। तो इस प्रकार से ये विस्तृत अवधारणा है जो जिसमें कि हर समूह की अलग अलग विशेषताएं होती हैं जो उनके व्यवहारों में, उनकी दिनचर्या में परिलक्षित होती हैं। जब हम प्रशासनिक संस्कृति की बात करते हैं तो प्रशासनिक संस्कृति इसी संपूर्ण संस्कृति का एक भाग होती है जो देश परिस्थितियों के अनुसार उसकी अगर हम कहें कि वो शेप लेती है या उसका विकास होता है। तो इस प्रकार से प्रशासनिक संस्कृति भी भिन्न भिन्न पाई जाती है। प्रशासनिक संस्कृति जो एक हम कहें गत्यात्मक अवधारणा है जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कि अगर ये कहें कि जो संस्कृति आज है वो 10 साल बाद रहेगी या अगले आने वाले समय में रहेगी, उसका अनुमान लगा लेना या उसकी भविष्यवाणी कर देना यह संभव नहीं है। इसलिए ये एक गत्यात्मक अवधारणा है। जो प्रशासनिक संस्कृति है उसमें जो लोगों की उस जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में जो उनकी अभिव्यक्ति होती है, जो विश्वास होता है, जो उनकी भावनाएं होती हैं, ये समाज से जो मूल्य हैं उनसे मिलकर बनती है। अर्थात जो प्रशासनिक मुद्दे होते हैं या जो प्रशासनिक हम कहें जिनका संबंध प्रशासन से होता है या प्रशासन से संबंधित जो मुद्दे होते हैं ये उनको लेकर बनती है। तो जो प्रशासनिक संस्कृति है उसमें इन सभी चीजों का या सभी विशेषताओं का समावेश होता है और उसको संपूर्ण रूप में उस समाज की या उस देश विशेष की प्रशासनिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस अवधारणा को जहाँ पर
अगर हम कहें पॉपुलर बनाने के लिए या इस अवधारणा को विकसित करने के लिए जो इसमें प्रमुख रूप से विचारक है गैब्रियल आमंड है, जिन्होंने कि राजनीतिक विज्ञान में जो संस्कृति की अवधारणा है उसको साकार रूप प्रदान किया, और इसी के साथ साथ लोक प्रशासन में भी जो संस्कृति है उसको भी गैब्रियल आमंड के द्वारा ही और इस अवधारणा को विकसित किया गया है। विभिन्न विचारकों के द्वारा भी उसके पश्चात प्रशासनिक संस्कृति के अर्थ एवं विशेषताओं को परिभाषित किया जाता रहा है, और यह अवधारणा जो है वो निरंतर परिवर्तित होती रही है। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है वह है कि किस प्रकार से जो प्रशासनिक संस्कृति है उसका निर्माण होता है, या जो उसके निर्धारक तत्व अगर हम कहें कि वो निर्धारक तत्व कौन से हैं जो उसको एक शेप देते हैं, और निर्धारक तत्वों में कौन कौन सी ऐसी प्रमुख उस समाज की विशेषताएं हैं जो प्रशासन की संस्कृति को एक स्पष्ट या साकार रूप देती हैं। क्योंकि जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये प्रशासनिक व्यवस्था एक परिवेश में काम करती है, यह शून्य में काम ना करके लोगों के मध्य कार्य करती है, समाज में मध्य कार्य समय रहकर कार्य करती है। तो वो जो जीवंतता के मध्य रहकर इस संस्कृति का विकास होता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जिनका प्रभाव उस संस्कृति के ऊपर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। क्योंकि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति में निरंतरता पाई जाती है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। तो जो इसकी हस्तांतरण की प्रक्रिया है उसके परिणाम स्वरूप प्रशासनिक संस्कृति में ऐतिहासिकता का जो अगर हम करें प्रभाव होता है, क्योंकि जो पीढ़ियों से जो संस्कृति प्रशासकीय संस्कृति जनरेशन टू जनरेशन समय के साथ साथ चलती रहती है, तो जो पिछले समय पर या ऐतिहासिक संदर्भों में जो प्रशासनिक संस्कृति का विकास हुआ है, वर्तमान में जो संस्कृति है उसमें स्पष्ट रूप से उस ऐतिहासिकता की झलक देखी जा सकती है, या उनके विशेषताओं का भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में उसका स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ जो सामाजिक परिदृश्य होता है उस सामाजिक परिदृश्य का प्रभाव भी एवं हमारी प्रशासनिक संस्कृति पर पड़ता है। हर समाज भिन्न भिन्न विशेषताएं लिए हुए होता है। कुछ समाज जहाँ पर अगर हम कहें उनके रीति रिवाज मान्यताएं उनके मूल्य जो अलग तरीके के होते हैं तो दूसरे समूह के वो भिन्न होते हैं। इसी प्रकार समाज की विशेषताओं की बात करें तो अगर ये हम कहें हेट्रोजीनियस सोसाइटी है तो दूसरे प्रकार के समाज की विशेषताएं, अगर होमोजीनियस सोसाइटी है तो विशेषताएं अलग होती हैं। विकसित समाज है, विकासशील समाज है। तो ये जो समाजों का वर्गीकरण है या समाज की जो विशेषताएं होती है, सामाजिक विशेषताएं होती हैं, उनका भी स्पष्ट प्रभाव उस प्रशासनिक संस्कृति पर पड़ता है, क्योंकि उसी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत उस प्रशासनिक संस्कृति का विकास होता है, उसके मूल्य निर्धारण होते हैं। तो इस प्रकार से उसका प्रभाव पड़ता है। उसी के साथ साथ जो वहाँ का आर्थिक परिवेश होता है, सामाजिक के साथ साथ आर्थिक परिवेश, किस प्रकार की आर्थिक परिस्थितियों में उस संस्कृति को हम विश्लेषण कर रहे हैं। क्योंकि जब हम विकसित समाजों की संस्कृति का विश्लेषण करते हैं तो उसमें हमें भिन्न विशेषताएं दिखलाई देती हैं, और जब हम विकासशील देशों की या और जो इस तरीके के अल्प विकसित देश हैं जो अभी विकास के दौर से गुजर रहे हैं तो उनकी जो संस्कृति है उनके मध्य भी अंतर पाया जाता है। अर्थात इन दोनों ही प्रकार के समाजों में जो आर्थिक विशेषताओं के आधार पर जब हम अंतर करते हैं तो उन आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव भी प्रशासनिक संस्कृति के ऊपर स्पष्ट रूप से देखा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कारण होता है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रशासनिक संस्कृति जन्म लेती है वो भी भिन्न होती है। अगर यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो हम देखते हैं कि प्रशासनिक संस्कृति जो विकसित होगी, क्योंकि जो प्रशासनिक ढांचा है
जब उस ढांचे में अंतर होगा, वो लोकतांत्रिक मान्यताओं को, मूल्यों को, विश्वासों को लेकर चलेगा, तो निश्चित रूप से जो प्रशासनिक ढांचा है, प्रशासनिक मशीनरी है, वो जब उन साधनों, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगी, तो वह उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों के साधन के रूप में लेके चलेगी। तो ये जो अंतर होता है, ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जब हम यही बात करते हैं समाजवादी, साम्यवादी व्यवस्थाओं की, या यही अगर हम तानाशाही व्यवस्था की बात, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत विश्लेषण करें, तो वो जो प्रशासनिक संस्कृति है, वो उसका स्वरूप बिल्कुल भिन्न होता है। तो अगर इस प्रकार से हम प्रशासनिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों की बात करें, तो ये समग्र में जहां पर कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जो पूरा एक परिवेश है, उसकी जो संस्कृति है समाज की, इन सभी को जो उसकी वर्तमान विशेषताएं हैं और जो ऐतिहासिक रूप से जो विशेषताएं विद्यमान रही हैं, उन सब का प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रशासनिक संस्कृति के ऊपर देखा जा सकता है। इसी संदर्भ में जो प्रशासनिक संस्कृति को बी सुब्रमण्यम के द्वारा कहा गया कि किस प्रकार से प्रशासनिक संस्कृति के कौन कौन से ऐसे निर्धारक तत्व हैं या किन के आधार पर वो एक शेप लेती है, तो वो कहते हैं कि जो प्रशासनिक संस्कृति है, उनमें जो महत्वपूर्ण होते हैं वह है कि किस प्रकार से जो जिस प्रकार से जो भर्ती की प्रक्रिया है, ये उस पर निर्भर करता है कि भर्ती की प्रक्रिया किस प्रकार की है, कि यदि उससे समाज के सभी वर्गों से प्रतिनिधित्व हो रहा है, तो वहां पर जो प्रशासकीय संस्कृति का विकास होगा वह भिन्न होगा, और वहां पर जहां पर कि लोक सेवकों में या प्रशासकों में जो वर्ग विशेष से लोग आएंगे, केवल उन्हीं का ही डोमिनेंस रहेगा, प्रभुत्व रहेगा, तो वहां पर जो प्रशासनिक संस्कृति विकसित होगी, उसकी भिन्न विशेषताएं होंगी। अर्थात ये निर्भर करता है कि जो प्रशासकों का समूह के रूप में जो कार्य करते हैं, वो प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत वह किस प्रकार का है, वह प्रशासनिक संस्कृति को निर्धारित करता है। इसी के साथ वो बात करते हैं कि जो इसके जो प्रशासक हैं और उसके साथ साथ जो जनता के मध्य किस प्रकार के संबंध हैं, उनका प्रभाव भी उस प्रशासनिक संस्कृति के ऊपर पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में जो सरकारों के द्वारा नीति निर्माण का कार्य किया जाता है, अंतोगत्वा उन्हें उसी प्रशासकीय मशीनरी के द्वारा लागू किया जाता है। तो जब प्रशासकीय मशीनरी के द्वारा लागू किया जाता है, तो इसका मतलब वो जनता से सीधे संबंध में, संपर्क में रहते हैं, जनता के मध्य में रहकर काम करते हैं, तो उनके मध्य जो संबंध है, उन संबंधों के आधार पर ही प्रशासकीय संस्कृति का विकास होता है। संबंध बेहतर होंगे तो भिन्न प्रकार की संस्कृति है, और अगर संबंध बेहतर नहीं होंगे तो जो संस्कृति का विकास होगा वो भी भिन्न प्रकार का होगा। इसी प्रकार से जो सुब्रमण्यम जी ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि समाज में जो तीसरी चीज पर वो फोकस करते हैं कि जनता, प्रशासक एवं राजनीतिज्ञों के मध्य कैसे संबंध है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो जनता के विकास के लिए किए जाते हैं, और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य, या हम कहें साधन या माध्यम, ये प्रशासक होते हैं। तो इन तीनों के मध्य संबंध कैसे हैं? अगर तीनों के मध्य संबंध बेहतर है, मधुर है, तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा जो लक्ष्य लेकर नीतियों का निर्माण किया गया है, तो उन लक्ष्यों को उसी स्पिरिट के साथ में, मूल भावना के साथ में प्रशासकों द्वारा जनता तक पहुंचाया जाता है, और जनता उनको उसी भावना के साथ लागू किया जाता है। तो जब वो उस भावना के साथ लागू होते हैं, तो निश्चित रूप से जो उसके परिणाम होते हैं, वो परिणाम भी बेहतर होते हैं।
इसी के साथ अगर जनता और सरकार के मध्य वो बेहतर संबंध है, तो ऐसे परिस्थितियों में जनता सरकार की नीतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें बेहतर तरीके से उन्हें एक्सेप्ट करती है, उन्हें लागू करवाने में सरकार को सहायता प्रदान करती है, प्रशासकीय मशीनरी को सहायता प्रदान करती है। तो इस प्रकार से जो तीनों का संबंध है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी तरीके से जो संबंध है वो निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार की प्रशासनिक संस्कृति का वहां पर विकास हो रहा है। अब जो प्रशासनिक संस्कृति जब इन निर्धारक तत्वों के साथ में जो अभी सामान्य विशेषताओं की हमने बात की है, या जो बी सुब्रमण्यम जी के द्वारा जिन तत्वों पर बात की गई है, अब जब प्रशासनिक संस्कृति का विकास होता है तो किस प्रकार से विकास होता है, किस प्रकार की विशेषताएं हमें दिखलाई देती हैं। ये भी विशेषताएं सभी समाजों में भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। अगर इन्हें हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर ले कि एक वो समाज जो विकसित समाज है और एक वो समाज जो विकासशील समाज है। विकसित समाज से हमारा अर्थ है कि उन देशों की संस्कृति जो विकास की अवस्था को पार कर चुके हैं और विकसित है इस समय पर, उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनकी आर्थिक व्यवस्था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था एक परिपक्व स्थिति तक पहुंच चुकी है। दूसरे वो समाज है जो अभी विकास की अवस्था में है और विकास की तरफ निरंतर प्रगतिशील है। तो जो पहले हम बात करेंगे जो विकसित समाज है वहां पर किस तरीके की विशेषताएं हमें स्पष्ट रूप से दिखलाई देती हैं प्रशासनिक संस्कृति की। तो जो ये विकसित समाज है उन समाजों में जो विशेषताएं होती हैं कि यहाँ पर जो कार्य होते हैं प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो स्पष्ट होते हैं। सरकार के द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाता है और प्रशासनिक जो मशीनरी है उसके द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाता है। अर्थात एक ये रेगुलर फीचर के रूप में काम करते हैं कि भाई जो रेगुलर नीतियां बनती हैं उनको लागू करने का काम इसी मशीनरी के द्वारा किया जाता है। क्योंकि ये देश, जब हम विकसित देशों की प्रशासनिक संस्कृति की बात कर रहे हैं तो वहां पर अब पिछली सदी के उत्तरार्ध में जो अवधारणा विकसित हुई है कि राज्य के कार्यों को सीमित किया जाए, जो अवधारणा ग्रेट ब्रिटेन से, अमेरिका से शुरू होकर बाद में और देशों के द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया है कि जहां पर राज्य के कार्य अब सीमित हैं, वहां पर जो व्यवस्था है वो एक ओपन व्यवस्था है, या हम कहें बाजार आधारित व्यवस्था है। तो बाजार आधारित व्यवस्था होने के परिणाम स्वरूप राज्य के कार्य सीमित हैं। तो इन सीमित कार्यों के परिणाम स्वरूप जो प्रशासनिक मशीनरी है उसके जो कार्य हैं नीतियों को लागू करने के वो भी सीमित हैं। जो सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जा रही हैं तो उन कार्यों में जो उन मशीनरी के कार्य हैं तो जब उनको वो लागू करते हैं तो उनके ऊपर जो एक अनावश्यक दबाव होता है कार्य का, उसका अभाव पाया जाता है। जो उनके निश्चित रूटीन के कार्य होते हैं वो उनको लागू करते हैं। इसी के साथ साथ जो हम बात करते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात करते हैं या उद्यमी तकनीक की जब हम बात करते हैं तो उद्यमी तकनीक की उद्यमी जो तकनीक है उनका प्रयोग विकसित देशों की प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत पहले से ही आरंभ हो चुका है। वहां पर वो जो 3E का कॉन्सेप्ट है उस 3E के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो 3E के कॉन्सेप्ट के आने के तो वहाँ पर एफिशिएंसी भी है, इफेक्टिवनेस भी है और इसी के साथ साथ इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी है कि भाई मितव्ययता है। तो ये जो सारी चीजें हैं उन देशों के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया जा चुका है। तो वहाँ पर जो प्रशासनिक मशीनरी है वो न केवल दक्ष है बल्कि अपने कार्यों में वो प्रशिक्षित भी है और वो अपने कार्यों को संपादित करने के लिए जो भी चुनौतियां आती हैं उनके लिए समय समय पर प्रशिक्षण प्राप्त करती रहती है। तो इन देशों की जो प्रशासनिक संस्कृति है वहां पर
जो एक तटस्थता है, तटस्थता अगर हम इसे कहें, निष्पक्षता हम कहें तो निष्पक्षता वहाँ पर है कि सभी नीतियों का पालन, क्रियान्वयन इन मशीनरी के द्वारा किया जाता है। जो प्रशासकों का समूह होता है या जो प्रशासक होते हैं वो भी सभी पृष्ठभूमि से आते हैं, तो जो प्रशासकीय संस्कृति है वो भी भिन्न प्रकार की होती है, क्योंकि जब इसमें समावेश का पुट होता है, सभी वर्गों से आते हैं, तो वो जो एक संस्कृति का उदय होता है वो भिन्न प्रकार की होती है। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं इन विकसित देशों में देखी जाती है, क्योंकि विकसित देशों में जो सामाजिक ढांचा है वहां पर समानता है, वहां पर जो राइट्स हैं वो वेल प्रोटेक्टेड है, वहां पर आर्थिक गति है वो अच्छी है, वहां पर जो संस्कृति है वो संस्कृति विकसित संस्कृति की जैसे हम बात करते हैं, जिसमें कि सभी संस्कृतियों की जो विशेषताएं हैं वो समाहित है। तो इनके आधार पर जो प्रशासनिक संस्कृति का विकास होता रहता है, जो जनरेशन टू जनरेशन हस्तांतरित होती रहती है, वो भिन्न प्रकार की होती है। अब अगर हम बात करें कि जो विकासशील देश है उनमें किस प्रकार की प्रशासनिक संस्कृति होती है, तो ये जो विकासशील देश हैं इनका अगर हम कहें अधिकतर देशों का जो उदय है वह द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात का है। उदय इस अर्थ में क्योंकि उससे पूर्व जो ये एशिया के देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, लैटिन अमेरिका के देश हैं, इसमें अधिकतर देश जो हैं वो औपनिवेशिक विरासत के में रहे हैं, अर्थात उनका स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आना ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटना है या परिस्थितियां हैं। और उन परिस्थितियों में जो इन देशों के पास जो विकल्प था वह था कि जो उस समय के जो इनके पास मुद्दे थे, जिसमें विकास एक प्रमुख मुद्दा था, लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करना एक प्रमुख मुद्दा था, तो उनको लेकर इस सरकारों के द्वारा नीतियों का निर्माण किया जा रहा था और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास पर बल दिया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप अगर हम 60-70 तक आते आते देखें तो यहाँ पर जो राज्य के कार्य हैं उनमें बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई। तो जब राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई तो उसी के साथ साथ जो प्रशासनिक मशीनरी के काम थे वो भी ऑटोमेटिक बढ़ गए, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी नीतियों का निर्माण किया गया उनको लागू करना भी इस प्रशासनिक मशीनरी की ही जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर जो प्रशासनिक मशीनरी है, पहली बात है कि वहां पर वो बड़ी है और उसका जो आकार है वह भी विकसित देशों की तुलना में बड़ा है। तो इस प्रकार की जो प्रशासनिक संस्कृति है वह अभी विकास के दौर से ही गुजर रही है। इसी के साथ साथ जो यहाँ की संस्कृति पर स्पष्ट रूप से प्रभाव देखा जाता है वह है औपनिवेशिक विरासत का प्रभाव, कि जो प्रशासनिक संस्कृति है तो अभी वह लगभग अगर हम कहें 6-7 या अधिक से अधिक 8 दशकों की उसकी जर्नी है, तो उसकी जो यात्रा है तो वहाँ पर जो प्रशासनिक संस्कृति के विशेषताएं अभी सामने आ रही हैं उनमें स्पष्ट रूप से जिन औपनिवेशिक विरासत के अंतर्गत वो लंबे समय तक रहे हैं उनका प्रभाव भी इन देशों की वर्तमान प्रशासनिक संस्कृति के ऊपर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं इनमें एक और जो अलग प्रकार की संस्कृति का जन्म हुआ है वह है लाल फीताशाही, काम में देरी करना। जो प्रशासक हैं वह काम को इतना बड़ा कर देते हैं, इतना लंबा कर देते हैं या नियमों और कानूनों को इतना कठोरता से पालन करते हैं कि जो काम करने की जो गति है वह बहुत धीमी हो जाती है, कार्य जो है फाइलों में उलझ कर रह जाता है। तो इस तरीके की जो प्रशासनिक संस्कृति का जो विकास हुआ है वह इन विकासशील देशों की प्रमुख विशेषता है। वो काम को बड़ा करके दिखाने में, जो पार्किंसन नियम है जो कहता है कि जो लोक सेवक है वो अपने काम को इतना बड़ा दिखाते रहते हैं जिसके साथ साथ उनका आकार बढ़ता चला जाता है, लेकिन कुशलता में कोई अंतर नहीं आता। वही यहाँ पर है मशीनरी का आकार बढ़ता जा रहा है देशों में,
परंतु जो काम करने की गति है, जो काम करने की प्रवृत्ति है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। वही जो देरी से काम करने की प्रवृत्ति, जिसे हम प्रशासनिक शब्दावली में लाल फीताशाही के नाम से जानते हैं, उसको स्पष्ट रूप से इन समाजों में देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ जो यहाँ पर प्रशासनिक संस्कृति है, उनमें है कि ये जो प्रशासक हैं, ये राजनीतिज्ञों के साथ अपने बेहतर संबंध बनाए रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर नियुक्ति के पश्चात जो प्रोन्नति होती है, जो स्थानांतरण होता है, वह उस राजनीतिक मशीनरी के द्वारा किया जाता है। तो अपने हितों को पूरा करने के लिए ये जो प्रशासक हैं, वो राजनीतिज्ञों के साथ अपने अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। और एक प्रकार से हम कहें तो इस तरीके की सांठगांठ कर लेते हैं कि जब सरकारें उनके फेवर की आती हैं, तो उनके हित जो है वो उनको वरीयता मिलती चली जाती है। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, वो इन विकासशील देशों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जो समाज में कार्य किए जाते हैं, उनके लिए भिन्न भिन्न हम देखते हैं, चाहे वो विकसित देश है, विकासशील देश है, उसमें विभिन्न प्रकार के संगठनों का गठन किया जाता है, जिनका उद्देश्य होता है उन संगठन के माध्यम से उन लक्ष्यों को प्राप्त करना। चाहे वो शिक्षा की हम बात करें, हम बात कर लें यातायात की, हम बात कर लें टेलीकम्युनिकेशन की, किसी भी प्रकार का संगठन है, पुलिस है या और संगठन है। अब ये जो संगठन है, इनमें जो इनका प्रमुख है, उनको प्रमुख के रूप में किस प्रकार की नियुक्ति हो। क्योंकि जो लोक प्रशासन है, उसमें दो तरीके के हम वो देखते हैं। एक वो है जो विशेषज्ञ होते हैं, एक वो है जो सामान्य होते हैं। अर्थात जो उस क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता रखते हैं, उनको हम विशेषज्ञ के रूप में जानते हैं और उनको मान्यता प्रदान होती है। और दूसरे जो सामान्य होते हैं, जो एक जर्नल क्वालिफिकेशन के आधार पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आते हैं, उन्हें होते हैं। तो अब जो प्रश्न होता है वो ये होता है कि इस प्रकार के जो विशेषज्ञ वाले पद हैं, वो विशेषज्ञों से ही भरे जाने चाहिए, और जो सामान्य प्रवृत्ति के जो कार्य करने वाले संगठन हैं, वो उनके द्वारा भरे जाने चाहिए। लेकिन वास्तव में जो इन विकासशील देशों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, वह यह है कि जो विशेषज्ञ वाले पद भी हैं, या जहां पर विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, तो उनको भी जो सामान्य प्रकृति के प्रशासक होते हैं, उनके द्वारा ही सामान्यतया भरा जाता है। अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तो स्वास्थ्य विभाग के लिए जो स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति हैं, या जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। परंतु अगर व्यवहार में हम देखें, तो उसमें जो सामान्य होता है, जो एक ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन के बाद जो प्रशासनिक सेवा में आता है, उसको वहां पर नियुक्ति दे दी जाती है। तो उसमें जो उसको लीड करने का डिपार्टमेंट को तरीका होता है, जो एक एक्सपर्ट है, जो एक जर्नलिस्ट, तो उन दोनों का जो एक अंतर होता है, वो स्पष्ट रूप से देखा जाता है। तो ये जो विकासशील देश हैं, इनमें प्रमुख रूप से जो सामान्य हैं, उन्हीं के द्वारा ही इस तरीके के जो विशेषज्ञ प्राप्त विभाग हैं, जिन्हें आवश्यकता होती है, उनके द्वारा किया जाता है। यद्यपि अब इस संस्कृति में, प्रवृत्ति में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, परंतु यह प्रवृत्ति अभी भी इन देशों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इन देशों में, जहां पर विकासशील देशों में प्रमुख रूप से जो प्रशासनिक संस्कृति है, उसका जो विकास होता है, वह उस परिप्रेक्ष्य में होता है कि यहाँ पर प्रशासनिक मशीनरी को विकसित समाजों की तुलना में अधिक कार्य करने पड़ते हैं। उनके जो विकासात्मक कार्य सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, भले ही विकासशील देशों में भी नौकरशाही के आकार में कमी पर बल दिया जा रहा है, और जो निजी क्षेत्र है, उसका और अधिक से अधिक, अगर हम कहें, उसे विस्तृत किया जा रहा है। परंतु उसके पश्चात भी जो विकासशील देशों का प्रशासनिक तंत्र है, वो अभी भी बड़ा है। उनके कार्य क्षेत्र विस्तृत हैं, जहां पर कि उन्हें विभिन्न
क्षेत्रों में सरकार के द्वारा जो भी नीतियों का निर्माण किया जाता है उन्हें लागू किया जाता है और उन्हें लक्ष्यों के साथ लागू किया जाता है। तो इस प्रकार से जो इनकी भूमिका है वो भिन्न प्रकार की है। एक और जो विकासशील समाजों में जो विशेषता देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो प्रशासनिक संस्कृति है उस संस्कृति का विकास इस प्रकार से होता है कि सरकार के द्वारा जो नीतियां लागू की जाती हैं उन्हें लागू करने के रूप में कि ये उनका रूटीन वर्क है, वो उसे उस नियम के कार्य की तरह लेते हैं कि उन्हें लागू करना है। जो एक लक्ष्योन्मुखी अवधारणा है जिसमें लक्ष्यों को लेकर प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा कार्य किया जाता है, या हम कहें कि उस प्रशासनिक व्यवस्था की ये एक संस्कृति डेवलप हो जाती है कि वो हर कार्य के जो लक्ष्य होते हैं उसके पीछे सरकार के द्वारा जिन लक्ष्यों को लेकर राजनीतिक हम कहें लक्ष्यों को लेकर उनका निर्माण किया जाता है, तो वो जो संस्कृति में लक्ष्य उन्मुखी अवधारणा है उसका अभाव पाया जाता है और उन नीतियों को एक सामान्य कार्यों की तरह, सामान्य नीतियों की तरह लागू करके प्रशासनिक जो प्रशासक होते हैं वो अपना कार्य करते हैं। जबकि जो इनका प्रमुख उद्देश्य है या जो विकसित समाजों की तुलना में अगर हम बात करें वहां पर लक्ष्य आधारित नीतियां हैं, लक्ष्य आधारित प्रशासनिक संस्कृति है कि लक्ष्यों को प्राप्त करना है। केवल नीतियों को लागू करने मात्र से ही प्रशासनिक व्यवस्था का कार्य नहीं हो जाता, बल्कि उसके लिए लक्ष्यों को प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो अंतर है इसे यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ जो है कि यहाँ पर लोक सेवकों में जो एक श्रेष्ठता की भावना जब विकसित हो जाती है वो भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो लोक सेवक हैं वो स्वयं को जनता से सुपीरियर समझने लगते हैं, जबकि जो लोक सेवा की अवधारणा है उसमें जो लोक सेवक हैं वो जनता के सेवक के रूप में या उनको सर्विस प्रोवाइडर की तरह कार्य करते हैं। लेकिन जो इन समाजों में जो संस्कृति देखी जाती है उनमें श्रेष्ठता की भावना पाई जाती है, अर्थात अगर हम कहें कि वो समाज में अपना एक विशिष्ट वर्ग बना लेते हैं और उस विशिष्ट वर्ग के आधार पर उस वर्ग में उनकी जो अंत्यक्रिया है वो तो होती रहती है, वो शेष समाज से कटे हुए रहते हैं या उनसे जो उनकी अगर हम कहें संबंध बने रहना है शेष समाज से वो दूरी बना लेते हैं। तो ये जो दूरी की भावना है, ये जो श्रेष्ठता की भावना है, ये जनता एवं प्रशासकों के मध्य दूरी पैदा कर देती है और जब ये दूरी पैदा करती है तो जिस संस्कृति का विकास वहां पर होता है वो संस्कृति भिन्न प्रकार की होती है। उस संस्कृति में जनता एवं प्रशासकों के मध्य संबंध न रहकर, बेहतर संबंध न रहकर केवल रिसीवर जो ग्राहक है जनता उसका और जो सर्विस प्रोवाइडर है या सरकार के और जनता के मध्य नीतियों को क्रियान्वित करने वाली जो मशीनरी है उस प्रकार की संस्कृति तक सीमित हो जाता है। तो ये जो विकासशील देशों की जो संस्कृति है, ये जो वहां पर विकसित हो रही है, वहां पर जो वेबेरियन मॉडल की जो विशेषताएं हैं वो वहां पर अभी हम कहें कि पद सोपान पर बहुत अधिक बल दिया जाता है, हायरार्की मेंटेन की जाती है। उसे हायरार्की मेंटेन करने के लिए जो नियमों और कानूनों को इस जटिलता के साथ उनका पालन किया जाता है कि कार्य में देरी हो जाती है, संगठन महत्वपूर्ण हो जाता है, जबकि जनता के आवश्यकताओं को या सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए ये आवश्यक है कि समयानुसार नीतियों के क्रियान्वयन में लचीला रुख अपनाया जाए। लचीले रुख का मतलब ये नहीं है कि जो नीतियों या जो नियम है, कानून है, उन्हें बदल कर नीतियों नहीं, बल्कि केवल एक फ्लेक्सिबिलिटी, लोगों के साथ जुड़कर उनकी भावना, उनकी आवश्यकताओं को समझकर क्षेत्र विशेष के आधार को ध्यान में रखते हुए जो नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है तो उसके आधार पर जो संस्कृति का विकास होता है वह प्रशासनिक संस्कृति वो भिन्न प्रकार की
वहां पर विकसित होती है। तो जो इस प्रकार के प्रशासनिक संस्कृति की हम बात करते हैं या इसकी हम विशेषताएं देखते हैं, वो विकसित और विकासशील देशों में यद्यपि कुछ समानताएं भी हैं, परंतु वो भिन्न दिखाई देती हैं, क्योंकि जो विकसित देशों में संस्कृति का उदय और विकास हो रहा है, वो भिन्न प्रकार का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य है, जबकि जो विकासशील देशों का परिवेश है वो भिन्न प्रकार का है। जो सामाजिक विशेषताएं कहें वो भिन्न प्रकार की हैं, आर्थिक रूप से अभी विकास की अवस्था में है, राजनीतिक रूप से यद्यपि देशों के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को तो अपनाया गया है, परंतु अभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां पर अगर हम कहें वो विकास के दौर में है, संक्रमणकालीन दौर में है, संस्थाएं हैं, लेकिन प्रक्रियाओं को अपनाने की जो गति है वो धीरे धीरे चल रही है। तो ये जो विकासशील देशों की जो परिस्थितियां हैं, उनका जो परिवेश है, जो जैसा कि FW रिक्स कहते हैं कि जो प्रशासन है उस पर जो प्रभाव है उसके परिवेश का स्पष्ट रूप से पड़ता है। तो वही जो परिवेश का प्रभाव है वो भिन्न प्रकार की प्रशासनिक संस्कृति को विकसित करता है और उसमें भिन्न प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो निकल कर आती हैं। हर समाज की जब भिन्न संस्कृति होती है तो उसी का प्रभाव उनकी प्रशासनिक व्यवस्था पर भी पड़ता है और प्रशासनिक संस्कृति भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।